नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई कि इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस या फिर हम कहें हिंदी के पूरे इतिहास को आज मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैं कोई रिटन नोट्स नहीं लेके आया हूँ, ये ऑडिएबल है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और जो अच्छा लगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एस्से के प्रोस्पेक्ट से भी ये काफ़ी अच्छा है और नॉलेज के प्रोस्पेक्ट से भी ये बहुत उपयोगी है। तो जैसे हिंदी भाषा हमारे बीच में आजकल विलुप्त होने के कगार पर है, धीरे धीरे हिंदी ना कोई बोलना चाहता है और ना हिंदी सुनना चाहता है। तो ऐसे में हिंदी को बचाना एक बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट वर्क हो गया है। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि हिंदी दिवस की शुरुआत कैसे हुई, कब कब मनाया जाने लगा और भारत में कौन कौन सी राष्ट्रभाषा या कौन सी राजभाषा है और कब इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, कब राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो हमारे देश में ये बड़ा फैशनेबल है कहना कि हमारी हिंदी बड़ी कमज़ोर है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे भाई हमारी जो है हिंदी बहुत ही कमज़ोर है, हम हिंदी में नहीं जानते। लोगों को इसमें कोई संकोच भी नहीं होता है, वो विदाउट हेजिटेशन भी कहते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमारी हिंदी क्या है, वीक है। लेकिन लोग ये नहीं कहना चाहते हैं कि मेरी अंग्रेज़ी ज़रा कमज़ोर है। आपने किसी को भी नहीं सुना होगा कि हमारी अंग्रेज़ी कमज़ोर है। वो अगर थोड़ी बहुत भी अंग्रेज़ी जानता है तो भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी जानता है तो भी वो बोलेगा, तो वो क्या कहलाएगा कि हाँ भाई ये फैशनेबल है। तो अपने देश की कंडीशन आजकल ऐसी होती जा रही है। इसी तरीके से अगर किसी ने गलती से कह दिया कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है तो उसको ना ऐसे मतलब देखेंगे जैसे मान लिया कि उसने कुछ पढ़ा ही ना हो, अनपढ़ या कमज़ोर उसे मानेंगे और ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो है गांव से है, रूरल एरिया से है और इसको जो है कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है हिंदी को लेकर। और अगर किसी की हिंदी कमज़ोर है तो उसे जो है यहाँ पर बहुत ही फैशनेबल मान लिया जाता है कि हाँ भाई इसकी हिंदी जो है कमज़ोर है, ये अंग्रेज़ी जानता है। हालांकि अंग्रेज़ी जानता ना हो लेकिन इतना कह दे कि हाँ भाई हिंदी मैं ही जानता हूँ तो उसे मान लिया जाता है बहुत ही फैशनेबल ये है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। ये तो रही कि आजकल की जनरेशन क्या चल रही है। मेन टॉपिक है कि पर हम आते हैं कि कोई भी भाषा लोगों को, जैसे भाषा का काम क्या होता है, भाषा का वर्क है। भाषा का वर्क होता है जैसे अगर आप गांव में जाओगे तो हर 4-5 गांव से या फिर 1-2 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती रहती है। इंडिया में जो है 3 से 4 ज़्यादा अगर हम जो डाटा अगर हम देखें तो 2 से 3 गांव के अप्रॉक्स में लैंग्वेज जो है चेंज होती नज़र आएगी आपको पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर जो है कोई भी भाषा लोगों को जोड़ने का सबसे सरल और ज़रूरी माध्यम होती है। भाई भाषा ही है जो एक दूसरे को जोड़े रखती है और अपनी भाषा को बोलचाल में लाकर उसे जीवित बनाए रखना हमारी संस्कृति की जिम्मेदारी या दायित्व माना जाता है। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। ये डेट याद रख लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारत की जो संविधान सभा है इसी दिन 14 सितंबर को जो है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तभी से जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बाद में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर, यहाँ पर ये नाम याद रख लीजिएगा, वर्धा एक समिति थी
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर 1953 में पूरे देश में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाने लगा, या यूँ कहें मनाया जाने लगा। तो किसके सिफारिश पर? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर। कब? 1953 में पूरे देश में, इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। यह दिवस हमें अवसर देता है कि हम राजभाषा हिंदी साहित्य और देश विदेश में हिंदी के विकास का मूल्यांकन कर सकें और जान सकें कि हमने अभी तक कितनी मंजिलें तय की हैं और कितनी अभी तय करना बाकी है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि एक भाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी का विकास कैसे हुआ, इन तथ्यों को हम आज जानेंगे। हिंदी का उद्भव कैसे हुआ और हिंदी कैसे हिंदी कहलाई। किसी भी भाषा का विकास एक सतत और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे समाज और परिवेश में बदलाव होता जाता है, वैसे वैसे भाषा भी बदलती जाती है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी का स्वरूप भी समय समय पर बदला है, जिसका आरंभ वैदिक काल से संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और हिंदी के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, किसमें? वैदिक काल से संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और हिंदी के रूप में देखने को मिलता है। हिंदी का उद्भव भाषा वैज्ञानिकों के बीच मतभेद का विषय भी रहा है। कुछ का मानना है कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि जो हिंदी का उद्भव है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो वहीं कुछ इसे पुरानी हिंदी से विकसित हुई भाषा मानते हैं। वर्तमान समय में पुरानी हिंदी से ही हिंदी का विकास माना जाने लगा है। इस समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो पुरानी हिंदी से हिंदी का विकास माना जाने लगा है। इसलिए हिंदी का आरंभ लगभग 1100 ईस्वी से माना जा सकता है। 1100 ईस्वी से हिंदी का जो है आरंभ लगभग माना जा सकता है और इसके आज तक के विकास को 3 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। पहला चरण प्राचीन हिंदी का है। जो फर्स्ट चरण है वो प्राचीन हिंदी का है और प्राचीन हिंदी में इसकी जो इकाई है वो कहाँ तक है? प्राचीन अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो 1100 ईस्वी से लेकर और 1350 ईस्वी तक प्राचीन यानी हिंदी का माना गया है, जो कि पहला चरण है। इस दौरान हिंदी भाषा अपभ्रंश से मुक्त हो रही थी। यानी कि अभी हमने देखा कि कुछ लोगों का कहना था अपभ्रंश से जन्म हुआ और कुछ लोग पुरानी हिंदी से इसका विकास हुआ मानते हैं। तो 1100 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक इस दौरान हिंदी भाषा का अपभ्रंश से मुक्त हो रही थी। और दूसरे चरण जो कि मध्यकालीन हिंदी के नाम से जानते हैं, मध्यकालीन हिंदी कब से कब तक है? तो 1350 ईस्वी से लेकर और 1850 ईस्वी तक जो है मध्यकालीन हिंदी कहलाती है। इस समय इसकी बोलियां जैसे अवधी, ब्रज स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में उपयोग की जाने लगी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन जो है हिंदी में हम अवधी और ब्रज स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में उपयोग करने लगे थे। इस प्रकार तीसरा चरण आधुनिक काल के रूप में देखा जाता है, जो 1850 ईस्वी के बाद से अभी तक चल रहा है। यानी कि जो अभी तक चल रहा है वो तीसरा चरण जो कि आधुनिक काल के रूप में हम देख सकते हैं, और ये 1850 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। इस काल में हिंदी का स्वरूप पहले के सभी कालों की तुलना में अधिक तेजी से बदला है
और हिंदी ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान संपर्क भाषा बनकर राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन आज़ादी के बाद इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। जब अपना देश आज़ाद हुआ तब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब आइए जानते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। यहाँ पर एसए के प्रोस्पेक्ट्स की हम देखें तो यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा आपको जानना बहुत ही आवश्यक होता है अगर आप एसए राइटिंग कर रहे हैं तो। चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा उपयोग के लिहाज से भाषा की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जहाँ राष्ट्रभाषा जनसाधारण की और जहाँ पर राष्ट्रभाषा जनसाधारण की भाषा है और इसका जुड़ाव लोगों के साथ सांस्कृतिक एवं भावात्मक स्तर पर होता है। वहीं राजभाषा का संदर्भ सीमित है और इसका प्रयोग सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा कार्यालय कामकाज के लिए किया जाता है। अक्सर देशों में राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के तौर पर उपयोग की जाती है, जैसे जर्मनी में जर्मन, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी और पाकिस्तान में उर्दू को दोनों दर्जे प्राप्त हैं। लेकिन भारत जैसे बहुभाषी देश में परिस्थिति ये है कि वह किस भाषा को राष्ट्रभाषा कहें। यदि वे किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं तो बाकी भाषाओं को बोलने वाले लोग भेदभाव महसूस करने लगते हैं। महात्मा गांधी ने सन 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने कहा था, सभी भारतीयों को मिलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हिंदी सब समझते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। इसके बाद स्वाधीनता आंदोलन में सभी नेताओं ने आपसी सहमति से तय किया था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और उसी में स्वाधीनता आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद इस विषय पर विवाद शुरू हुआ और हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा को दर्जा देने के बजाय भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाना चाहिए और हिंदी को भारत की संपर्क भाषा मानते हुए राजभाषा के तौर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। सरकारी प्रयास और त्रिभाषा सूत्र। अब आइए हम जानते हैं कि हिंदी भाषा के लिए कौन कौन से सरकारी प्रयास हुए और त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इसे लागू करने में काफ़ी मतभेद चल रहा है। तो त्रिभाषा सूत्र को जानते हैं। संविधान के अनुसार हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाए जाने से पहले ही गैर हिंदी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गैर हिंदी भाषी राज्यों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले उनकी भी सहमति ली जाएगी। इस आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया था। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिएगा, 1963 जो था वो राजभाषा अधिनियम बनाया गया था। किसको? गैर हिंदी जो राज्य थे उनको आश्वासन देने के लिए, जिसे 1967 में यानी कि 1967 में संशोधित किया गया। इस संशोधन के बाद गैर हिंदी राज्यों की चिंता तो खत्म हो गई, लेकिन उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को मात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी तनाव भरी स्थिति में संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प पारित किया
और भारत की बहुभाषिक स्थिति और राष्ट्रीय एकता को संतुलित करने के लिए त्रिभाषा सिद्धांत की संकल्पना सामने आई। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक बच्चे को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। इसके अंतर्गत उसकी पहली भाषा मातृभाषा होगी और इसमें बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा होगी जिसका आश्रय गैर हिंदी भाषी बच्चों के लिए हिंदी भाषा से होगा, जबकि हिंदी भाषी बच्चों के लिए यह संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई कोई अन्य भाषा होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा होगी जिसका आश्रय हिंदी भाषी बच्चों के लिए हिंदी भाषी से होगा, जबकि हिंदी भाषी बच्चों के लिए यह संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई कोई अन्य भाषा होगी। इस प्रकार तीसरी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी होगी, लेकिन त्रिभाषा सिद्धांत पर सभी राज्यों की सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1976 पारित किया। राजभाषा अधिनियम 1976 सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1976 पारित कर एक अलग राजभाषा विभाग बनाया, जो हर साल हिंदी को जनभाषा बनाने के लिए हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है और हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हर साल विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम हिंदी को देखें तो 150 से ज़्यादा देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीय हैं। लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 2 करोड़ से अधिक इंडियन हैं, और अगर इंडियन है तो जाहिर सी बात है हिंदी बोलेंगे। और 40 देशों के 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों और स्कूलों में जो यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हिंदी का ग्राफ तो बढ़ रहा है, लेकिन अपने घर अपने भारत में यहाँ पर अगर अपने देश की हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी का जो ग्राफ है वो घट रहा है। यहाँ पर ना कोई हिंदी बोलना चाहता है और ना ही हिंदी सुनना चाहता है। तो ऐसे में हिंदी के लिए एक बहुत ही विकट समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये जो हिंदी सप्ताह या फिर हिंदी दिवस के अवसरों पर कार्यक्रम करवाए जाते हैं, ताकि हिंदी को एक अलग जो है नई पहचान मिल सके। और अगर हम बात करें इस पर तो गवर्नमेंट को भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि जो है हिंदी से अगर कोई भी छात्र पढ़ाई करे तो उसके फ्यूचर में भी वो काम आए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइंस की या फिर मैथ की, तो अगर कोई भी बच्चा साइंस साइड से या मैथ से पढ़ता है तो उसके लिए भविष्य में काफ़ी सारे विकल्प होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हिंदी से कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए फ्यूचर में हिंदी से कोई भी जो है चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे में हिंदी के लिए एक विकल्प मात्र रह जाता है। तो सरकार को भी ये चाहिए कि हिंदी के लिए फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो है कोई ना कोई विकल्प निकाल के दे, ताकि हिंदी को भी जो है एक अपनी स्टेटस प्राप्त हो सके। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी दिवस यानी कि हिंदी का उद्गम कब हुआ और हिंदी का इतिहास क्या रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो है इसको पूरा देखिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हिंदी दिवस के अवसर पे आप लोग ये संकल्प कीजिए कि अपनी जो मातृभाषा है और
अपनी यहाँ पर जो तीनों भाषाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो उसमें 2 भाषाएं जो हैं, जो कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो, और दूसरी अपनी हिंदी। तो हिंदी भाषा को जो है बनाए रखिए, उसकी स्टेटस को बनाए रखिए। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो शर्म महसूस मत कीजिए। अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज़ी आती भी है तब भी आप हिंदी को बोलिए और बढ़ावा दीजिए। तो आई होप कि सारी चीज़ें सही से समझ में आई होंगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।